हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, हमारे मस्जिद छीने जा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं। भोपाल भी अब जो है इस विरोध के आक्रोश में आ गया है, बंगाल भी। क्या बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो ये भी हो सकता है? तो ये बंगाल तो अपने में ही एक आतंकी स्टेट बन चुका है। वहाँ कल को मैं कह दूंगी मैं कोर्ट जा रही हूँ, मुझे तो जज भी मुसलमान चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे तो पुलिस ऑफिसर भी क्रिश्चियन चाहिए। पहले तो नहीं लगा कि वक्फ को बचाने की ज़रूरत है या उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अब जब तीनों जगह से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी से, हर जगह से ये पास हो चुका है, तब क्यों लगता है कि वक्फ की हिफाजत की ज़रूरत है? ऐसा क्या हो जाएगा? इतने सालों में हमने देखा है कि वैसे गरीब, पिछड़ा व मुसलमान तो पीछे है ही है, साथ में जो कौम के जिम्मेदार लोग हैं, चंद लोग हैं जो कि बड़े हैं, जो आगे के तरफ बढ़े हैं। बहुत कम परसेंटेज है बच्चों की जिन्होंने तालीम भी हासिल करी है। अब ऐसे मुद्दे को देखते हुए, ऐसे पूरे के पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से वक्फ की ज़मीन बड़ी है, यानी कि जो मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनें वक्फ को करी है, पिछले 4, 5, 6 सालों में हमने देखा है कि नियरली डबल क्वांटिटी हो गई है। तो ये फिर वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने वक्फ करी है, और अगर वो वक्फ करी है तो उसका फ़ायदा कहाँ गया है और उसका पैसा कहाँ गया है? आप मुझे बताइए कि अगर 900 एकड़ ज़मीन है जो कि वक्फ की ज़मीनें हैं, तो उसकी इनकम फिर इतनी कम क्यों है? और वो इनकम जो थी वो भी कहाँ गई है? क्यों राजस्थान बोर्ड सेंटर से पैसे मांग रहा है कि हमें अपने वक्फ के जो ऑफिसर्स हैं, वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिम हैं, उनकी हमें फ़ीस जमा करनी है? मतलब कहीं ना कहीं बहे खाते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी हो रही है। क्यों हम देखते हैं कि आज भी दरगाहों के बाहर जितने भी हैंडीकैप्ड मुसलमान हैं, उनके वो ट्राईसाइकिल के पीछे किसी एनजीओ का नाम आ रहा है, वक्फ बोर्ड का तो नाम ही नहीं आ रहा। कहीं कोई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप या मान्यता प्राप्त करने वाली कोई यूनिवर्सिटी सामने आ गई हो, या कहीं कोई हमने स्किल एजुकेशन के लिए देखा हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है कि सरकार हमारे कौम के लिए कुछ सोच रही है। ट्रिपल तलाक का भी आपने मुद्दा देखा, रिजर्वेशन बिल का भी आपने मुद्दा देखा। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, देश में जो लोग रह रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, समाज में एक स्थिरता लाने की बात आ रही है, समानता लाने की बात आ रही है। क्योंकि अगर आप मुझसे नहीं, आप राह चलते हुए किसी भी मुसलमान से भी बात करेंगे, तो एक जो अफवाह फैलाई गई है कि हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, हमारे मस्जिद छीने जा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, उसके अलावा वो वक्फ के संदर्भ में और कोई बात ही नहीं कर पाएगा। वो आपको उसके फायदे भी नहीं गिनवा। ये अफवाह कौन फैला रहा है? जो आपने जिक्र किया कि अफवाह फैला रहे हैं, अगर आप किसी भी मुसलमान से बात करें, क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए है, 17 मार्च को देखा जाता है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हिजाब में बैनर लेकर अपने हाथों में कहती हैं कि ये बिल वापस लेना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये आखिर अफवाह फैला कौन रहा है? और इसी दफ़ा, इससे पहले कहीं भी, मैंने जैसा पहले कहा कि कभी भी ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपके माध्यम से आपको भी और आपके जैसे और भी जो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने इस बात को उठाया और एक उत्सुकता जन जागरण के तहत उन्होंने सबके बीच में फैलाई है, आप लोगों का शुक्रगुजार हैं हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक अवेयरनेस आई है वक्फ को लेकर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने देखा कि जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत से न्यूज़ चैनल वाले हैं, मुझ जैसे भी लोग हैं, जिन्होंने जाकर आम जनता से बात करने की कोशिश करी, बस जानने की कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो पता चलो उन्हें तो पता ही नहीं था कि वक्फ के संशोधन बिल में, कानून में क्या लिखा गया है। तो उनको ये नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं। उनको सिर्फ इतना पता है कि सरकार हमारी ज़मीनें छीन रही हैं, कब्रिस्तान छीन रहे हैं, और ये वो लोग बात फैला रहे हैं जो कि अपने आप को हमारे कौम के, धर्म के ठेकेदार मानते हैं, हम दर्द मानते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उन्हीं लोगों के कब्ज़े में लाखों करोड़ों रुपए की वक्फ की ज़मीनें हैं। भोपाल भी अब जो है इस विरोध के आक्रोश में आ गया है, बंगाल भी। बंगाल तो बहुत समय से आता रहा है। तो क्या बीजेपी को अंदाज़ा नहीं था कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो ये भी हो सकता है? तो वो जो जान जा रही है, क्या बीजेपी कारण है?
तो मुझे एक बात बताइए, बंगाल तो अपने में ही एक आतंकी स्टेट बन चुका है। वहाँ पे तो जो राजनीति चल रही है वो वहाँ सिर्फ एक ममता बनर्जी हैं, और उनके हित में ये होता है कि मैं जो कहूँगी, मेरा जो कानून है, मेरा जो धर्म है, यहाँ तक कि मेरा जो कानून है वो मेरा है। वो इस देश में बाकी जगह पे चले या ना चले वो अलग बात है। बात आ जाती है हिंसा पे। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, आप खुद आज मेरे घर तक आई हैं, आपने रास्ते में कहीं पे प्रदर्शन होते हुए देखा? कहीं आपने किसी भी मुसलमान को एक दूसरे से लड़ते हुए या हिंदुओं से लड़ते हुए आपने देखा? आपने कहीं इस तरीके की कोई भी चीज़ हिंसा वाली स्थिति देखी है? नहीं देखी है ना। अब आप आ जाइए भोपाल की आप बात करें या अन्य ऐसी जगहों पे, तो ऐसी जगहों में लोगों को भावुक किया जाता है। ऐसी जगहों में आप सोचिएगा, एक सिंपल छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज दे दिया जाता है, और उस व्हाट्सएप के तहत यही जो धर्म के ठेकेदार अपनी आप को कहते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं और हम आपकी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, यही लोग हैं जो दंगों को प्रोत्साहित करते हैं, उकसाते हैं, लोगों का समय बर्बाद करते हैं, यहाँ तक कि पैसे बर्बाद करते हैं। जो आजकल नई बात चली है कि शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट हम करेंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए, धरना प्रदर्शन करना आपका हक है, पर अगर किसी भी धरना प्रदर्शन करने से अगर आम जनता को कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, वो तो आपके हक में नहीं है। आप चुपचाप बैठ जाइए, सड़क बंद कर दीजिए। 10 किलोमीटर लंबा आपको रूट लेना पड़ रहा है ऑफिस जाने के लिए, अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, सड़कें आपकी जैम हो रखी हैं, तो वो धरना प्रदर्शन आपका हक नहीं कहलाया जाएगा। वो जो विरोध आप कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सरकार का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, और आम जनता जिनके आप हमदर्द बन रहे हैं उनको भी आप भौखला रहे हैं, उनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमारी तो भावना आहत हो रही है, तो हम क्या करें? सड़क ही एक आखिरी रास्ता है। हमने याचिका तो दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो हमारी भावनाएं आप आहत कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों को इस संशोधन में ला रहे हैं, उससे हमारा क्या? आप हमारा तो सोच ही नहीं रही हैं, उन लोगों को क्या कहें? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी मुसलमानों के हितैषी नहीं थे, कभी भी नहीं रहे हैं। उन्होंने कभी भी बहनों के हक में लड़ाई नहीं लड़ी, मुसलमानों के हक में लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने एक हमेशा विरोध किया है हर एक ऐसी चीज़ का जो कि उनके फ़ायदे में हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक के टाइम पर भी कुरान में जिस तरीके से सूरत तलाक में और बाकी सूरत आयतों में लिखी गई है, तलाक देने की जो विधि है, उस विधि के हिसाब से आम जनता के तरफ में इस कौम में तलाक नहीं दिया जा रहा था। वो कहाँ थे जब बहनों को अपने छोटे बच्चों के साथ में सिर्फ एक सब्जी में कम नमक होने की वजह से सड़कों में फेंक दिया जाता था? वो कहाँ थे जब जब कोर्ट ने कहा कि आज मुसलमान बहनों को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो उस हक में वो पहले क्यों नहीं लड़े थे? वो कहाँ थे जहाँ मिस्र शादियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में हो रही है, और जिस देश का कानून ये कहता है कि आपको 18 साल का होना चाहिए शादी होने के लिए, और उसके बाद आप शादी करने के बाद महिलाओं का बस ऐसे इस्तेमाल करके फेंक नहीं सकते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कभी भी मुसलमानों के हितैषी रहा नहीं है। दूसरी बात, वो भी मिले थे जेपीसी में, और उनका हक ये बनता था कि वो अपने भी जितनी भी दिक्कतें थे, परेशानियां थी, अच्छे तरीके से समझाते, शरीयत के हिसाब से भी समझाते थे और इस देश के कानून के हिसाब से भी समझाते थे। वो क्या इस बात से दूर हैं या वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि आज जब मैं सब्ज़ी खरीदती हूँ तो मैं सब्ज़ी का पैसा भी डिजिटलाइज करके अपने पेटीएम से पैसे दे रही हूँ या किसी ऐप से पैसे दे रही हूँ, तो आज सारे ज़मीन जायदादों का जो भी ब्यौरा है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि वो आपका नहीं है, मेरा नहीं है, अल्लाह के नाम का है, तो अगर आप उसका ब्यौरा सरकार में लिखवा रहे हैं तो क्या गलत है? वो क्यों खिलाफ है ऑडिट करने का? मतलब पैसे के लेनदारी, देनदानी, खर्चा, आयत, उन सब चीज़ों में वो क्यों नहीं चाहते हैं कि उसका ऑडिट हो? किस लिए? वो क्यों खिलाफ है? वो किस बात से खिलाफ है? किस वजह से खिलाफ है? वो ऑडिट नहीं चाहते हैं, वो डिजिटलाइजेशन नहीं चाहते, वो 2 बहनों को मेंबर नहीं बनाना चाहते, जबकि 2 बहनों का प्रावधान पहले भी था, अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। आप जैसे मुझ जैसे बहनें आगे बढ़ेंगी, हम बहनों के लिए, उनके हक के लिए, बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए आगे बढ़ेंगे। वो नहीं चाहते कि बहनें आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, ये जो बोर्ड है वक्फ बोर्ड, ये बना ज़रूर रिलीजियस
कॉन्सेप्ट से, रिलीजन के हिसाब से वो बोर्ड बन ज़रूर रहा है, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में धर्म को आप लेकर नहीं आएंगे। तो आप वक्फ बोर्ड बना रहे हैं जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, वहाँ पे धर्म नहीं होता है। कल को मैं कह दूंगी मैं कोर्ट जा रही हूँ, मुझे तो जज भी मुसलमान चाहिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे तो पुलिस ऑफिसर भी क्रिश्चियन चाहिए। आप देश चला रहे हैं, आप देश चला रहे हैं और ये देश कानून से चलता है और संविधान से चलता है, तो आपको उस संविधान का पालन करना पड़ेगा। जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कानून आपको पालन करना पड़ेगा, वो भी आपका आधा ईमान है। और ये कुरान कहता है, ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, ये कुरान भी कहता है। कुरान ये भी कहता है कि आपके वजह से किसी को तकलीफ या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस ज़मीन पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक साफ हो, और जहाँ पढ़ रहे हैं उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कहते हैं जाइए आप सड़कों पे नमाज पढ़िए। क्यों पढ़िए? मस्जिदें हैं, मस्जिदों में समय भी होता है, अगर पहले समय पे आप नहीं पहुंच पाए तो एक और टाइम होता है, आप उसमें पढ़ लीजिए। पर ये कहीं नहीं लिखता है, हमारे धर्म में ये कहीं नहीं है कि हमारे धर्म पालन करने से यदि किसी को दिक्कत परेशानी या आवाम को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो वो मानी जाएगी। ये गलत सोच है और ये गलत बात है। शालिनी जी, मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ, आप भी वही कुरान पढ़ती हैं, आप जैसे तमाम जो मुस्लिम समुदाय के बहनें हैं या जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, वही कुरान पढ़ते होंगे। आप भी वही देख रही हैं न्यूज़ में, वो लोग भी वही देख रहे हैं, तो आप समर्थन कर रही हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए मैंने मान लिया कि भावुक होकर भी कर रहे होंगे, लेकिन एक जो सोच है, समझ है, वो तो सबके पास होती है। तो मतलब आप समर्थन कर रही हैं, वो विरोध कर रहे हैं, क्या एक मुख्य कारण आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी जो मुख्य कारण होती है वो होती है एक राजनीतिक रंग देना, कि आपकी राजनीति की जो दुकान है वो चलती रहे और आप उसको बढ़ाते रहे। दूसरा है कि आप जितनी अवेयरनेस पैदा करेंगे उतनी ज़्यादा प्रगति होएगी। इस आवाम में भी यही बात होती है कि अगर आज मैं जा रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए कोरोना का टाइम है, हाथ धोइए, जिस तरीके से सरकार ने किया तो लोगों को ये बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि हाँ यार, हाथ धोने से या मास्क पहनने से हमें ये वायरस नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी कोशिश ये कर रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं और लोगों को कहूँगी कि आप प्लीज़ आगे बढ़िए और आवाम के बीच में जाकर ये बात समझाइए कि जो देश का कानून है वो हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हमारे हित के लिए है। और समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप पूछिए, पर ऐसे कट्टर नॉन राष्ट्रवाद लोगों, मैं साफ कह रही हूँ, ये राष्ट्र के हित में नहीं सोचते हैं, ये नॉन राष्ट्रवाद लोग हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, साथ ही साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में जो और बाकी सारे ग्रुप्स हैं जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इन सब के पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिस तर्क पे वो मेरे सामने बैठ के भी मुझसे 5 मिनट की बहस भी कर ले। मैं पिछले बिल्कुल मैं चुनौती दे रही हूँ और खुली चुनौती दे रही हूँ कि आप शरीयत के हिसाब से और देश के कानून के हिसाब से मेरे सामने आकर बैठ के मुझे ये तर्क समझा दीजिए कि सरकार डिजिटलाइजेशन क्यों ना करे, आप ऑडिट के खिलाफ क्यों हैं, आप 2 बहनों को क्यों नहीं मेंबर अनिवार्यता के तहत बनाना चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि वक्फ उल औलाद में आप पहले अपनी जो इनहेरिटेंस है जो कि शरीयत के हिसाब से है उस हिसाब से आप पहले अपने परिवार में जो बंटवारा है वो करने के बाद फिर आप वक्फ की संपत्ति दें। आप क्यों खिलाफ और विरोध कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि वक्फ के तहत क्या क्या काम हो सकता था। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वक्फ की ज़मीनें हैं पर उन वक्फ की ज़मीनों पे कोई फ्लैट नहीं बने, कोई रहने की व्यवस्था नहीं हुई, साथ ही साथ में उनमें कोई स्कूल नहीं है, कोई तालीम का इदारा नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, वो ऐसे है। बट आप वहाँ देखेंगे कि मॉल खड़े हो चुके हैं, दुकानें खड़ी हो चुकी हैं, और आप ये देखेंगे कि बहुत से हमारे भाई बहन हैं हमारे कौम के हैं जो कि बस्तियों में रह रहे हैं, जो कि इल्लीगल है। जब वो बस्ती खाली करवाई जाती है तो यही लोग हैं जो जाते हैं वहाँ पर और
कहते देखो तुम मुसलमान हो इसलिए तुमसे खाली करवाए जा रहे हैं। तुम तब कहाँ थे जब वो बस्तियां बन रही थी, और तुमने क्यों नहीं विरोध तब किया कि ये वक्फ की ज़मीन यहाँ पे है, आप यहाँ पे एक कॉलोनी बनवा दीजिए। आप में से किसी एक व्यक्ति ने सरकार को कोई भी प्लान ऑफ एक्शन दिया हो कि वक्फ की इतनी ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, अनाथालय बनने चाहिए? इनमें से आप किसी से भी पूछ लीजिए पिछले इतने सालों में किसी ने किसी भी ज़मीन के ऊपर जो वक्फ की है, जिसके ऊपर कोई भी कब्जा हुआ है, उसके खिलाफ कोई विरोध किया हो? आप पूछ लीजिए, मैं मान जाऊंगी वो जवाब आ जाए। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं जो तीसरे नंबर पर आती है, जिनके पास सबसे ज़्यादा रेलवे और डिफेंस के पास प्रॉपर्टी है, जिनकी सालाना कमाई 200 करोड़ है, उन्होंने, आप कह रही हैं कि ना स्कूल बनवाए ना हॉस्पिटल, ये सब आप कह रही हैं। तो मैं एक चीज़ शालिनी जी आपसे जानना चाहती हूँ, जब इस वक्फ बोर्ड ने आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया, तो इसको हिफाजत करने की मुहिम या इसको बचाने की मुहिम, आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि इतने सालों में, 70 सालों में मुसलमानों को वापस पिछड़ा बनाने में हमारे ही कौम के धर्म के ठेकेदार हैं, मुसलमान हैं, जिन्होंने ये मुहिम पहले उठाई ही नहीं कि हाँ यहाँ वक्फ की ज़मीन है, यहाँ स्कूल खुलना चाहिए था, यहाँ वक्फ की ज़मीन है, अस्पताल खुलना चाहिए था, ये वक्फ की ज़मीन है, यहाँ पे हमें बहनों के लिए कोई ऐसा इदारा खुलना चाहिए जहाँ से वो अपनी आप को सशक्तिकरण के तहत आगे बढ़ा सकती हैं, ये वक्फ की ज़मीन है जहाँ पे हम कोई कारखाना इस तरीके से खोल सकते हैं जहाँ से इनकम जनरेट हो और बेवाओं को भी पैसे मिले। ये पिछले 70 साल से सिर्फ एक ज़मीन माफिया, लैंड माफिया का एक गोडाउन टाइप से, एक कलेक्शन टाइप से एक पूरा सिस्टम बना हुआ था, जो कि देश के हर वक्फ बोर्ड में होता चलता आ रहा है। आप अब भी बहुत से वक्फ बोर्ड में जाएंगे जहां आपको काफ़ी ज़मीनें होंगी जिनके आपको कागज़ तक नहीं मिलेंगे। आपने कोई पीड़ित देखे हैं? जी, मैंने पीड़ित देखे भी हैं और मैंने PIL RTI भी मैंने लगा रखे हैं। मैंने यूपी में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, हैदराबाद में देखा है, तेलंगाना में, दिल्ली में भी आप देखेंगे कि आप जब जाएंगे तो आप बहुत सी ऐसी जगहें देखेंगे जहाँ पे एक इंक्रोचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे दुकानें तो खड़ी हो गई हैं, पर जब आप उनसे पूछेंगे ये दुकान किसकी है, आप किराया कितना देते हैं, तो बहुत सी ऐसी वक्फ की ज़मीनों पे किराएदार होते हैं जो किराया तो दे रहे हैं आपसे 25 साल पुराना, और आज का जो रेट है वो उसके हो गए 25 गुना। तो इसीलिए तो वक्फ बोर्ड के तहत वो पैसा आ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपकी लीज़ बन गई है, आपने लीज़ बनवा दी है, चाहे वो 20 रुपए की लीज़ हो, चाहे वो 50 रुपए की लीज़ हो, आपने वो 50 रुपए दे दिया है, वो भी कोई उसमें कोई आगे का बढ़ावा आया नहीं है, सर्कल रेट चाहे वहाँ पे 5 लाख का हो। तो ये सारी धांधलेबाजी चल रही हैं जिनका अब समय आ गया है, घड़ा भर चुका था, फूट गया है।